एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर बीएस दादीज एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, जब हम फलों की बात करते हैं तो उसमें हर फल के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में आज फिर एक इम्पोर्टेंट को लेकर हाजिर हूं आपके सामने। चलिए आज के इस फल की स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण सारे बिंदुओं को। इस फल का नाम है आंवला। देखिएगा, आज का जो फल है हमारा, वो फल है हमारा आंवला। आंवला के बारे में हम बात करते हैं, अनोला बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, आंवला। तो देखिए, सबसे पहले जब हम आंवला की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा। तो याद रखिएगा, आंवले का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है एम्बेलिका आंवले का जो वानस्पतिक नाम होता है वो दो तरह से होते हैं। या तो आप एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस बोले इसको, याद रखिएगा एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, या तो इसका नाम होगा एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, या तो इसका नाम होगा एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। और अगर आपसे दूसरा पूछे तो फाइलेंथस स्पीशीज भी इसका नाम होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लें कि आंवला का वानस्पतिक नाम क्या होता है तो उसका एग्जैक्ट आंसर है एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, और इससे दूसरा नाम क्या दिया जाता है, फाइलेंथस एम्बेलिका। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ लें इस तरह से तो याद रखिएगा आंवले का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है फाइलेंथस एम्बेलिका। फाइलेंथस एम्बेलिका या एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। ये दो तरह से आंवले के नाम है जो आपको पता होना चाहिए। आंवले का वनस्पतिक नाम पूछे तो उसका है फाइलेंथस एम्बेलिका या एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। अब देखिए, अगर आपको इसका कुल पूछे कि आंवला का कुल क्या है तो याद रखिएगा आंवला का जो कुल है, फैमिली, वो है यूफोरबिएसी। आंवले की जो फैमिली है वो है यूफोरबिएसी। अब देखिए, आंवले के अगर आपको क्रोमोसोम नंबर पूछ लें, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा आंवले में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n इक्वल टू 28। और अगर आपको इसका उत्पत्ति स्थल पूछ ले, उत्पत्ति स्थान, तो वो है इंडिया, भारत। अब देखिए, आंवले के जब हम इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं तो उसमें दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि आंवले का जो खाने योग्य भाग है या फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है। तो आंवले का जो फल का प्रकार होता है, आंवले के फल का जो प्रकार होता है वो होता है बेरी। आंवले के फल को क्या कहा जाता है, फल का प्रकार बेरी कहा जाता है। याद रखिएगा, आंवले के फल का प्रकार क्या होता है, बेरी कहा जाता है। आंवले के फल को बेरी कहा जाता है। और अगर कभी आपसे पूछ लें कि आंवला का खाने योग्य भाग कौन सा होता है तो उसका खाने योग्य भाग मेसोकार्प भी होता है और एंडोकार्प भी होता है। तो याद रखिएगा, आंवले का खाने योग्य भाग वो मेसोकार्प भी होता है और एंडोकार्प भी होता है। ये दोनों याद रखिएगा, आंवले का खाने योग्य भाग अगर पूछ लें तो वो मेसोकार्प भी होता है और एंडोकार्प भी होता है। अब देखिए, आंवले को और क्या कहा जाता है, इसका उपनाम क्या है, तो याद रखिएगा आंवले को भारतीय इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इंडियन गूसबेरी ये आंवले का अन्य नाम है। याद रखिएगा आप, आंवले का अन्य नाम मतलब आंवले को और क्या नाम बोल सकते हैं, तो याद रखिएगा आंवले को इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। आंवला मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। आंवले के अंदर 600 मिलीग्राम के आसपास क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी 600 mg पर 100 फलों के अंदर अगर आपसे पूछे तो उसके अंदर 600 mg के आसपास क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का बहुत अच्छा सा सोर्स होता है ये। अब देखिए, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज च्यवनप्राश बनाने में होता है, आपको पता है। इसके अलावा त्रिफला में यूज होता है। मेडिसिनल यूज की बात करें तो आंवला क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका यूज च्यवनप्राश बनाने में होता है, आपको पता है, त्रिफला बनाने में होता है, और कहीं आयुर्वेदिक
औषधियों के अंदर आंवले को उपयोग में किया जाता है। अब देखिए, अगर आपसे इस तरह पूछें कि आंवले का जलवायु क्या होगा और आंवले की मृदा क्या होगी, तो देखिएगा आंवले की जलवायु और मृदा, तो देखिए आंवला मुख्य रूप से उपोष्ण और उष्ण दोनों दोनों हिस्सों में उगाया जा सकता है, उपोष्ण और उष्ण। तो आंवले के लिए अगर आपको तापमान पूछे तो उसका तापमान क्या होगा, उष्ण भी हो सकता है और उपोष्ण भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि उसका टेम्परेचर जो होगा वो 28 से 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और अगर आपसे पीएच पूछें, इसका तापमान कितना होगा, 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपसे पीएच पूछें, मृदा का पीएच पूछ लें, तो याद रखिएगा मृदा की जो पीएच होती है वो 7 से लेके 9 के बीच में होती है। पीएच, मृदा की जो पीएच होती है वो 7 से 9 के बीच में होती है। लोमी सोयल इसके लिए उपयुक्त होती है, ये याद रखिएगा आप। अगर आपसे मृदा के बारे में पूछ रहे हैं तो उसका आंसर क्या बताएंगे आप, इसके लिए लोमी मृदा उपयुक्त होती है, जो हल्की भी हो और मध्यम हेवी भी हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, अगर आपसे आंवला में पूछे कि डेप्थ कितनी होती है, तो उसकी डेप्थ जो होती है वो 2 मीटर के आसपास होनी चाहिए। और उसके अंदर जो भी मृदा आप यूज करते हो उसमें निकास अच्छा होना चाहिए, अच्छे निकास की व्यवस्था, निकास की उपयुक्त व्यवस्था, वो इसके लिए मृदा उपयुक्त होगी। और याद रखिए, अगर पीएच पूछे तो पीएच का भी आंसर क्या बताएंगे आप, इसके पीएच का आंसर होगा 7 से 9। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि इसकी इंप्रूव्ड वेराइटीज के बारे में बात करें, इसकी प्रमुख प्रमुख किस्मों के बारे में याद करें, जिसमें प्रश्न बनता है प्रमुख किस्में, तो देखिए इसकी मेन मेन जो किस्में होती है उसको डिवाइड हम किस कैटेगरी में करते हैं, वही सेम कैटेगरी करते हैं, अर्ली, मिड और लेट वेराइटीज के अंदर करते हैं। अर्ली, मिड और लेट वेराइटीज। अर्ली का मतलब अगेती, एक मध्यम और एक होती है पछेती। ये 3 तरह की इसके अंदर वेराइटीज पाई जाती है, अर्ली, मिड और पछेती। पछेती का मतलब होता है लेट। अब देखिए, अगेती का अगर आपसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पूछे तो याद रखिएगा, अगर अगर अगेती का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आप जानते हो, उसे कहा जाता है बनारसी और Na9। याद रखिएगा, बनारसी और Na9, बनारसी और Na9। अगर सिंपल पूछना है कि इनकी कौन सी वेराइटी अगेती किस्म में आती है, तो उसका आंसर है बनारसी और Na9। अब आपसे पूछे कि मध्यम में कौन सी आती है, तो मध्यम में आपने बहुत इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा, जिसपे प्रश्न बहुत बार बना हुआ है, फ्रांसिस, जिसे हाथी जूल भी बोलते हैं। फ्रांसिस या हाथी जूल किस तरह की किस्म है इसकी, तो वो किस कैटेगरी में जाएगी, वो जाएगी मध्यम किस्म में जाएगी। अब देखिए, इसके अलावा इसमें पूछे तो याद रखिएगा, लेट वेराइटी जो होती है उसका भी आप बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप जानते हो। लेट वेराइटी का इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो है चकेइया। लेट वेराइटी का सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल है चकेइया। तो देखिए, चकेइया, फ्रांसिस और बनारसी, इस पे प्रश्न बनता है, तो आइए आपको तीनों याद होनी चाहिए, चकेइया, फ्रांसिस और बनारसी, इनके ऊपर प्रश्न बनता ही बनता है। अब देखिए, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अलावा कोई इंपोर्टेंट वेराइटी हो तो बता दीजिए, तो इंपोर्टेंट वेराइटी याद रखेगा इसकी NS7 जो मैंने बताई थी। और बनारसी जो इसकी वेराइटी होती है वो किसके काम आती है, वो मुरब्बा बनाने के काम आती है, सबसे महत्वपूर्ण, मुरब्बा बनाने के लिए। कौन सी वेराइटी, अगेती वेराइटी का एक एग्जांपल है बनारसी, जो किस काम आती है, मुरब्बा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछें कि इसमें ऐसी कोई वेराइटी है क्या जो अधिक उत्तक की समस्या जिसमें आती है, तो उसका आंसर है हाथी जूल। अब याद रखिएगा, अगर आपसे इस तरह से आगे प्रश्न पूछे कि इसका प्रवर्धन कैसे होता है, तो याद रखिएगा इसका प्रवर्धन, प्रोपोगेशन, वो बडिंग के थ्रू होता है, बडिंग, कलिकायन। और बडिंग में भी अगर आपको स्पेसिफिक पूछे तो उसका आंसर है पैच बडिंग, उसका आंसर है
पैच बडिंग के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं, पैच बडिंग के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, पैच बडिंग से इसका यूज किया जाता है। और पैच बडिंग के साथ साथ हम इसमें क्या यूज करते हैं, शील्ड बडिंग। ये दो नाम याद रखिएगा आप, शील्ड बडिंग, पैच बडिंग और शील्ड बडिंग के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। किसका, प्रवर्धन, प्रोपोगेशन के लिए। अब देखिए, जब हम इसके गड्ढों के आकार की बात करते हैं तो इसके गड्ढों का जो आकार होता है वो 1/1/1 रखा जाता है। याद रखिएगा, 1/1/1 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। गड्ढों का आकार अगर आपसे पूछें तो कितना रखा जाता है, 1/1/1 रखा जाता है। और इसकी ज्योमेट्री अगर पूछे, इनकी डिस्टेंस पूछे, तो याद रखिएगा इनकी जो डिस्टेंस होती है गड्ढों की, वो डिस्टेंस होती है 8/8 मीटर। गड्ढों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा 8/8 मीटर। दो गड्ढों के बीच में जो दूरी रखी जाती है वो 8/8 मीटर की रखी जाती है, जिससे उनके प्रोडक्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। अब देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर जो गड्ढे को हम फिल करते हैं तो उसके अंदर क्या फिल करते हैं, तो याद रखिएगा उसके अंदर 20 से 25 ग्राम FIM भरा जाता है। जो गड्ढे को हम भर रहे हैं उसमें 20 से 25 क्या भरा जाता है, FYM, जिसे क्या कहा जाता है, गोबर की खाद कहा जाता है। कितना यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं 20 से 25 किलोग्राम। और इसके साथ साथ हम यूज करते हैं 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट। याद रखिएगा, 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट को भी हम उस गड्ढे के अंदर यूज करते हैं, डालते हैं, फिल करते हैं। और उसके साथ साथ दीमक से बचने के लिए 50 से 100 ग्राम हम क्विनाल फोस भी डालते हैं। ये भी याद रखिएगा, 50 से 60 ग्राम क्विनाल फोस। इसका भी हम गड्ढे में भरते समय उपयोग करते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, गड्ढे को भरते समय इन चीजों का उपयोग उसमें किया जाता है। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछे कि इसका प्रवर्धन का टाइम क्या होता है, तो याद रखिएगा फरवरी मार्च और कभी कभी जून सितंबर। याद रखिएगा, इसका प्रवर्धन का समय होता है, समय फरवरी मार्च और कभी कभी जून से सितंबर। ये दो आप याद रखिएगा, फरवरी मार्च और जून से सितंबर तक हम इसका प्लांटिंग का यूज करते हैं। अब देखिए, अगर आपसे इस तरह से पूछे कि इसके अंदर इरिगेशन किस तरह से दिया जाता है, तो चूंकि इसको क्रॉप को पानी की कम आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें ज्यादा इरिगेशन की आवश्यकता होती नहीं है। 2 से 3 इरिगेशन भी अगर आप दोगे पूरे सीजन के अंदर तो भी आपके लिए बहुत रहेगा, 2 से 3 सिंचाई। वो भी कब, जब फ्लावरिंग हो रही होती है, फूल बनते समय, ब्लूमिंग के समय, जब फ्लावरिंग हो रही होती है तब आप इसका यूज कर सकते हो। अब देखिएगा, अगर आपसे इस तरह से पूछें कि इसके अंदर ट्रेनिंग और प्रूनिंग कब की जाती है, तो याद रखिएगा इसके अंदर ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं हम जैसे जैसे हमको लगता है कि इसमें रिक्वायरमेंट है, तब आप इसमें यूज कर सकते हो। और अगर आपको प्लांट पूछे किस तरह से आप ट्रीट करोगे, तो याद रखिएगा मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग प्रूनिंग जो होती है वो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, इस पे प्रश्न बनता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अंदर ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग, तो उसका आंसर आप याद रखिएगा मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। इसके थ्रू उसके अंदर हम क्या करते हैं, कटाई छटाई करी जाती है। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट डिजीज होता है, इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिससे हम कायिक विकार बोलते हैं। उसका नाम है आंतरिक काला धब्बा। देखिएगा, आंतरिक काला धब्बा, जिसे कहा जाता है इंटरनल ब्लैक स्पॉट। अब देखिए, प्रश्न ये बनता है कि ये इंटरनल ब्लैक स्पॉट जो है वो किसकी कमी से होता है, किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो याद रखिएगा वो होता है
बोरोन की कमी से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो आपको याद होना चाहिए, ये किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। कौन सा रोग? आंतरिक काला धब्बा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि ये जो रोग डिजीज हो रहा है, इसका उपचार किससे करेंगे, तो उपचार हम इसमें क्या करेंगे? बोरेज का 6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे। बोरेज, बोरेज का स्प्रे, क्योंकि आपको बोरोन की कमी होती है तो बोरेज में बोरोन होता है, तो हम उसका स्प्रे उसमें कर सकते हैं। इस तरह से आप उसका उपचार कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपसे इसमें पूछें इसकी यील्ड कितनी होती है, उपज कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसकी जो उपज होती है वो एक पेड़ से 50 से 100 किलोग्राम फल उत्पन्न होते हैं। एक पेड़ से 50 से 100 किलोग्राम फल प्रति पेड़ 4 से 5 साल के बाद। अगर आपसे कभी इसकी उपज पूछ ले तो इस तरह से आप बताइएगा कि 4 से 5 साल के बाद जब इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट होती है तो हम उसको, इसकी रेंज देखते हैं, 50 से 100 किलोग्राम फ्रूट होता है। और इसको अगर स्टोर करना हो तो 15 दिन के बाद में हम इसको 12 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, याद रखिएगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 से 60% अपेक्षित आर्द्रता, इन दोनों के ऊपर हम इसका भंडारण कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, भंडारण अगर आप करना चाहो इसका तो टेम्परेचर कितना रखेंगे? 12 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। और उसके साथ ही इसमें हम कितनी आर्द्रता रखेंगे? तो आर्द्रता इसमें रखते हैं हम 50 से 60%, मैक्सिमम से मैक्सिमम 80% तक इसमें आर्द्रता हम रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने क्या बात करी आज हमने। अच्छा, ये भी आपको पूछ लें कि ये लवण सहनशील क्रॉप है क्या, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ये लवण सहनशील क्रॉप होती है। और इसमें पुष्पन जो होता है वो फरवरी मार्च में होता है। यह एक लवण सहनशील फसल है, याद रखिएगा, लवण सहनशील फसल। और इसमें पुष्पन जो होता है, अगर कभी पूछ लें कि इसमें पुष्पन फ्लावरिंग कब होती है, तो मैंने बताया था अभी वो कब होती है? फरवरी मार्च में। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने आज आंवले की फसल की सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया, जिससे आपका कोई भी प्रश्न है तो आप इजीली उसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिए, आज इसी तरह के रेगुलर आपको वीडियो इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के इस ई प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहिए, जिससे आपको आगे आने वाले सारे रेगुलर वीडियो के कंटेंट भी आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।